शिकन ने लोकली जो अच्छे टीचर्स थे उनके थ्रू सब्जेक्ट वाइज कोचिंग लेके। तो शिकन, तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की स्ट्रेटेजी बताओ, कैसे तुमने तीनों चीज करी। कि हफ्ता पढ़ा, फिर हफ्ते की ब्रेक आ गई, फिर हफ्ता पढ़ लिया। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। लोगों को रास्ता अपने आप चूज करना चाहिए। आप पढ़ के तो देखो, ये नहीं कि 2 महीने में आप निकाल दोगे, 3 महीने में बहुत ज्यादा पढ़ लूंगा। एंड में सबको यही कहूंगा कि एनसीईआरटी पे टिके रहो। सो हाय एवरीवन, आज हमारे साथ शिकन गोयल है। और शिकन के बारे में तो क्या ही बताएं, शिकन खुद बताएगा। शिकन, बताओ अपने बारे में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिखिन गोयल है। मैंने नीट 2024 में 720 आउट ऑफ 720 स्कोर किया है। जेई मेंस भी मैंने दिया था, जनवरी का अटेम्प्ट। उसमें मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री में 100% आई है। तो शिकन ने एकदम बिल्कुल 720 में 720, कोई कसर नहीं छोड़ी है। और कोई सब उसको बोल नहीं सकता कि ये और कर लेते तो थोड़े मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो ये शिकन को भी बोल नहीं सकता है। AIR 1 शिकन की आई है और बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट शिकन रहा है। और शिकन के बारे में एक खास बात यह है कि शिकन ने कोई पर्टिकुलर जो वेल नोन बड़ी बड़ी कोचिंग है वो ज्वाइन नहीं करी। शिकन ने लोकली जो अच्छे टीचर्स थे उनके थ्रू सब्जेक्ट वाइज कोचिंग लेके वो इतने अच्छे मार्क्स लेके आया है, जो एक सोचने की बात है। क्योंकि आज के ज़माने में ये हो गया कि भाई आकाश हेलेन ज्वाइन नहीं किया तो क्या किया, फिर तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। तो ऐसा शिकन ने नहीं किया। तो शिकन, अपने बारे में बताओ कि कैसे तुम्हारी पूरी जर्नी स्टार्ट हुई नीट की, क्या मोटिवेशन रहा, क्या हुआ। सबसे पहले तो मोटिवेशन तो यही रहा कि 9th एंड 10th में जैसे लॉकडाउन लग गया था तो ज़्यादा पढ़ाई हो नहीं पाई। तो 11th में मेरे को यही था कि अब कुछ करना है, कि अब नीट फोड़ना है, नीट में अच्छा रैंक लेना है और अपने पसंद का कॉलेज लेना है। तो वहाँ से मोटिवेशन शुरू हुई। 11th वगैरह में जैसे मैं यही करता था कि रोज़ का काम रोज़ करना, ये मेरा हमेशा से 11th 12th में फंडा रहा है। तो इस हिसाब से फिर ऑनलाइन वगैरह देखा, कोचिंग को पूरा फॉलो किया। तो शिकन, जैसे कभी तुम्हारा ऐसा टाइम आया पूरी जर्नी में कि तुम्हें लगा कि तुम नहीं कर पाओगे या बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, टीचर भी डांट रहा है, ऐसा कुछ हुआ था कभी। ऐसे तो डिमोटिवेशन तो होता ही रहता है कि अभी नंबर कम आ गए हैं। कोई कोई टीचर्स कहते हैं कि बायो में भी कहते हैं कि थोड़ा सा बाहर से पढ़ लो, एनसीईआरटी तो हो ही जाएगी। हम्म। पर मेरे को था कि अपने डिसीजन पे टिके रहना है, कि एनसीईआरटी करनी है तो सिर्फ एनसीईआरटी ही करनी है, कोई बाहर से और नहीं कर। डिमोटिवेशन भी होती थी तो मेरे को यही था कि मैं रिजल्ट बताऊंगा, कि मेरे को है कि जो रिजल्ट होएगा उसी तरीके से आपकी स्टोरी बताई जाएगी। तो मेरे को था कि रिजल्ट बढ़िया आए तब सब चुप हो जाएंगे, तब कुछ नहीं ऐसे होएगा। तो शिकन, जैसे तुमने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी बड़ी, और तुमने सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कोचिंग ली लोकल अपने एरिया में, राइट। यस तो ऐसा तुमने क्यों किया। सर, मेरे को था कि कोचिंग वगैरह थोड़े बहुत मेरे को टीचर्स जानते थे, तो 1-to-1 इंटरेक्शन मेरे को ज़्यादा ज़रूरी लगती है, कि वो ज़रूरी है। इंस्टेड की काफ़ी सारे बच्चे हों और उसमें से आप एक हो, तो उतना 1-to-1 इंटरेक्शन होती नहीं है, तो एक बच्चे पे फोकस जाता नहीं है टीचर का। तो ये मेन मोटिव रहा है कि लोकल कोचिंग लेना। ये भी था कि अपनी फैमिली से कहीं पर दूर जाना, कि कोटा वगैरह जाना या चंडीगढ़ जाना, वो भी मेरे को बहुत डिफिकल्ट लगता था कि पीजी में रहना। तो मम्मी पापा का भी सपोर्ट रहा है इस चीज़ में, तो इसीलिए मैं घर पे ही रहना चाहता था। तो बठिंडा, जहाँ तुमने बताया तुम रहते हो, तो वहाँ पर कोई कोचिंग नहीं थी क्या। सर थी तो थी, पर टीचर्स वगैरह का भी फर्क पड़ता है कि चंडीगढ़ में कैसे हैं, बठिंडा वगैरह में कैसे हैं। तो लोकल कोचिंग मेरे को प्रेफर करना अच्छा लगा। और जैसे मेरे केमिस्ट्री के टीचर हैं, वो 70 ईयर्स के हैं अभी, तो उनका काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है। तो हम्म। मेरे को था कि एक्सपीरियंस टीचर के साथ ज़्यादा करोगे तो बेटर रहेगा। हम्म। यही था। इस पर मेरा एक सवाल है कि कई बारी हम ये देखते हैं कि जो एक्सपीरियंस टीचर होते हैं वो पुराने नीट के पैटर्न के हिसाब से पढ़ाते रहते हैं। जैसे वो बहुत पुरानी पुरानी बातें, बहुत ऐसी ऐसी जो अब पूछी ही नहीं जाती, वो चीज़ें पढ़ाते हैं। तो इसके ऊपर तुम्हारा क्या ठीक है। सर थोड़ा बहुत तो उनका रहता ही है कि थोड़ा सा पुराने हिसाब के भी आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ाएं। पर उसके लिए मैं सबको यही कहूँगा कि एनसीईआरटी पे टिके रहो, अपना डिसीजन मत चेंज करो। उनका पढ़ाने का तरीका ज़रूर बढ़िया होता है, जो एक्सपीरियंस टीचर होते हैं, कि वो सिलेबस को जल्दी कवर करा देंगे, आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करा देंगे। केमिस्ट्री की फिजिकल केमिस्ट्री है, उसमें तो प्रैक्टिस ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें ये नहीं होता कि क्वेश्चंस नए हैं और पुराने हैं। पुराने क्वेश्चंस भी इक्वली गुड होते हैं अगर नीट की तैयारी करनी हो, वो करना बेटर ही है। तो लेकिन तुम्हारा एक डे इन लाइफ क्या रहता था, शेड्यूल क्या रहता था एज ए नीट एस्पिरेंट। शेड्यूल तो क्लासेस जैसे 12 बजे तक होती थी। 11th में तो यही था कि जो पढ़ाया जाता है वही रोज करना है। 11th के एंड तक, जैसे जून में 11th और 12th दोनों का सिलेबस खत्म हो गया था हर एक कोचिंग में। तो उसके बाद रिवीजन ही रही है, एवरीडे टेस्ट वगैरह होते रहते हैं कि इसका टेस्ट आ गया, उसका टेस्ट आ गया।
तो उसी के अकॉर्डिंग रिवीजन फिर चलती रही और फिर नीट आ गया। तो जैसे तुम कोचिंग जाते थे, 3 अलग अलग तुम कोचिंग जाते थे, तो टाइम भी लगता होगा ट्रेवलिंग में, तो वो कितना लगता था, क्या होता था? कोचिंग वैसे एक्चुअली में मेरे घर के काफी पास ही थी, लाइक सारा एक हब भी बना हुआ है कि अच्छा। यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है। वो हम्म। लेते भी उसी हिसाब से हैं कि लाइक यहाँ पे ही कोचिंग रखनी चाहिए ताकि बच्चों को ट्रैवलिंग वगैरह में कोई दिक्कत ना आए। तो वो कोचिंग रखते भी वहाँ उसी जगह पे हैं, लाइक कभी घर पे रख ली, कभी सेंटर जो पास में है वहाँ पे रख ली, लाइक उसी हिसाब से टीचर्स करते हैं। तो हम्म। इन सब का आपस में कोऑर्डिनेशन रहती है, तो इसकी ट्रैवलिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो लेकिन तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की स्ट्रेटेजी बताओ, कैसे तुमने तीनों चीज करी? सर फिजिक्स में तो मैं बिलीव करता हूँ कि प्रैक्टिस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कि थ्योरी में तो आप ज़्यादा थ्योरी मत पढ़ते रहो, कि मेन मेन फॉर्मूला देखो और फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है उसकी बार बार प्रैक्टिस करो। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा फिजिक्स में। तो फिजिकल केमिस्ट्री भी फिजिक्स के जैसी ही है कि जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, उतना आपकी बेटर होती रहेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी को फॉलो करो, एनसीईआरटी के सारे रिएक्शंस, इनऑर्गेनिक में भी एनसीईआरटी, इनको फॉलो करोगे तो अपने आप ही हो जाएगी। और करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि सोच लिया कि करना है तो नहीं करना, करना पड़ेगा एक्चुअली में। और बायोलॉजी में? बायोलॉजी में एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। लाइक लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी से बाहर का कर लो, थोड़ा बहुत कर लो, पर वो जरूरी नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी करनी बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी में जो लाइनें हैं कि इस लाइन में से कौन सा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, लाइक जैसे आपके बायो हैक है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, ट्रू फॉल्स आते हैं, तो फिल इन द ब्लैंक से आपको ये पता लग जाता है कि इस लाइन में से वो कौन सा वर्ड चेंज कर सकते हैं, कि ये फिल इन द ब्लैंक में ये वर्ड अंडरलाइंड है, तो इस वर्ड पे आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। और अगर असर्शन रीजन या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए तो ट्रू फॉल्स आर द बेस्ट प्रैक्टिस, क्योंकि वो तो टेक्निकली ट्रू फॉल्स ही पूछ रहे हैं, असर्शन रीजन या स्टेटमेंट। तो ये स्ट्रेटजी रही। बिल्कुल। और मैंने इस पे एक वीडियो बनाई थी कि नीट एक्चुअली एमसीक्यू नहीं पूछ रहा है, नीट आपसे ट्रू फॉल्स पूछ रहा है, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक। एक्चुअली में वही पूछ रहा है जो बायो में जिस तरीके से दिया गया है, बस वो इन द फॉर्मेट ऑफ एमसीक्यू, क्योंकि उसको एमआर के थ्रू टेस्टिंग कर पाएगा, वो पूछना पड़ रहा है एक तरीके से। तो बुक्स क्या क्या यूज करी शिकन ने? सब बुक्स मैंने ज़्यादा नहीं यूज़ की, लाइक जो कोचिंग पढ़ाते थे उसको पूरा फॉलो करना। कि लाइक जो कोचिंग मॉड्यूल्स वगैरह जहाँ नोट्स बना के देते थे, जैसे केमिस्ट्री वाले हमारे सर हैं, वो नोट्स उनके बहुत अच्छे होते थे, तो लाइक उसको मैंने कम्प्लीटली फॉलो किया है। बीट फिजिकल और ऑर्गेनिक में भी थोड़े बहुत जो डिटेल में रिएक्शंस होते हैं उसके लिए बुक्स। तो बाकी तो एनसीईआरटी, फिजिक्स वगैरह में लाइक जो आपके कोचिंग रेकमेंड करते हैं उसको ही फॉलो करो, सारी बुक्स ही अच्छी हैं। इसके लिए मैं यही कहूंगा कि वन बुक मेनी टाइम्स, नॉट मेनी बुक्स वन टाइम। वन बुक को जितनी ज्यादा बार करोगे उतना आपको बेटर रहेगा, रिवीजन करने में भी इजी होएगा। कि लाइक एक ही बुक से किया है तो उसी से ही रिवाइज करना है। अगर ज्यादा बुक्स की होंगी तो रिवाइज करने में बहुत दिक्कत आएगी कि कौन सी बुक से रिवाइज करें, इससे करें या ना करें। तो एक ही बुक को फॉलो करो। फिजिक्स में एनसीईआरटी उतनी जरूरी नहीं है, लाइक एनसीईआरटी तो फिजिक्स की मैंने एक दो बार ही पढ़ी होगी, पर बाकी जो आपकी कोचिंग कराता है उसको कंप्लीटली फॉलो करो फिजिक्स के लिए। और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उससे आपको ये पता लग जाता है कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। कि लाइक जैसे पेपर्स में फिजिक्स में मोस्टली न्यूमेरिकल्स आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड जो लाइक एक दो आ गए, जैसे इस साल एक दो ही स्टेटमेंट बेस्ड आए हैं, तो न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा फोकस रहना चाहिए फिजिक्स में। तो बहुत बढ़िया। तो शिकन तुमने केमिस्ट्री के लिए कौन कौन सी बुक्स यूज करी? सर केमिस्ट्री में भी यही रहा है, जैसे फिजिकल के लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी फिजिकल आएगी। फिजिकल आपको पढ़ने से कभी नहीं आएगी, फॉर्मूलेस पढ़ते रहोगे आपको फॉर्मूलेस तब कभी नहीं याद होंगे। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही फॉर्मूलास आपको याद रहेंगे। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए तो एनसीईआरटी पे स्टिक करो, एनसीईआरटी से ही रिएक्शंस आती हैं। ऑर्गेनिक के लिए मैं कहूँगा जैसे नॉमेनक्लेचर वगैरह हो गया, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, उसमें थोड़ा बहुत आपके जैसे कोचिंग एक्स्ट्रा कराते हैं, उन पर्टिकुलर चैप्टर्स में करना फायदेमंद भी है। क्योंकि आप नीट के प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस नॉमेनक्लेचर के आउट ऑफ एनसीईआरटी वो पूछते ही हैं, तो उसमें कोचिंग को फॉलो करना बहुत जरूरी है। पर इनऑर्गेनिक के लिए मैं कहूँगा चाहे आपका कोचिंग कुछ भी कराए, आप एनसीईआरटी पे फोकस करो इनऑर्गेनिक के लिए। बायो में भी यही आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। लाइक बायो की एनसीईआरटी तो मैंने 13-15 बार पढ़ रखी होगी अभी तक। अभी भी मेरे को आप पूछ लो कि बायो लिखनी है, मैं लिख भी दूंगा। इवन इफ एमसीक्यू ना भी हो, मैं सब्जेक्टिवली भी लिख दूंगा। आपका इतनी तैयारी होनी चाहिए बायो में भी, एनसीईआरटी पूरी रट लेनी चाहिए आप। बहुत बढ़िया शिकन। तो शिकन तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला था? सबसे पहले तो मेरे को आपके बारे में डीएनएफ ब्लॉक की केमिस्ट्री की वीडियो देखी थी,
उससे ही पता लगा था, क्योंकि मेरा डीएनएफ ब्लॉक काफ़ी वीक होता था। मेरे को समझ नहीं आता था कि एनसीईआरटी से कैसे पढ़े, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ट्रेंड्स याद करने हैं कि नहीं करने के, छोड़ने हैं। तो उसके मैंने आपकी कैम हैक की वीडियो देखी, उससे मेरे को क्लियर हो गया कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में से कौन सा वर्ड पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ट्रू फॉल्स वगैरह। उससे मेरे को क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने फिर आपको टेलीग्राम वगैरह पे फॉलो किया और सब कुछ, फिर बायो हैक भी यूज़ करना शुरू किया, उससे भी मेरे को फ़ायदा रहा। बहुत बढ़िया। तो शिकन, जैसे तुमने बताया तुमने बायोकेमिक यूज करी है, तो तुमने कैसे यूज करी और क्या हेल्प करी उसमें तुम्हें? सब बायो हैक में तो लाइक आउट ऑफ एनसीईआरटी तो किसी भी आप कोचिंग में जाओ, चाहे लोकल जाओ चाहे इंस्टीट्यूट जाओ, अभी भी स्टिल ये प्रेशर तो रहता ही है कि एनसीईआरटी तो हो ही जाएगी, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ लो, कोई नुकसान नहीं जाता। पर उसमें जैसे मैंने आपकी बायो हैक की, उसमें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे, कोई बाहर का क्वेश्चन नहीं था, तो वो मेरे को काफ़ी हेल्पफुल लगा। उससे मेरे को ये ज़रूर पता लग जाता कि इस लाइन में से कौन सा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। इससे एनसीईआरटी जैसे जैसे पढ़ता गया वैसे वैसे क्लियर भी होती गई, तो मेरे को इजीली रिवीजन करने में भी बहुत इजी रहता था। मेरे को ऐसे नहीं कि 5 बार पढ़ो फिर जाके होता था, एक बार पढ़ने में भी मेरे को सारी रिवाइज अच्छी तरह से हो जाती। तो जैसे तुमने बायो है कब से फॉलो करना चालू करी थी? सर मैंने बायो हैक जैसे +2 में शुरू आराम से कर दी थी। लाइक जैसे हमारा सिलेबस तो जून के एंड तक खत्म हो गया था, तो +2 तो पहले ही शुरू हो गई थी। तो डीएनएफ करके उसके बाद फिर मैंने बायो हैक यूज करनी शुरू कर दी थी। और उसमें जैसे +1 में इसमें मैंने फर्क भी बहुत देखा है। जैसे मॉक टेस्ट में +1 में मेरे 650 के अराउंड जाते थे, तो +2 में जाके वो 650 से 700 जाने लग गए, क्योंकि मेरी मेन वीकनेस वैसे बायो में ही थी। फिजिक्स केमिस्ट्री मेरे को शुरू से ही अच्छी लगी है, तो और उसमें मेरे नंबर भी आते थे। पर बायो में मेरे को हमेशा प्रॉब्लम रहती थी कि मैं एनसीईआरटी पढ़ता था पर मेरे को ये नहीं पता लगता था कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहा है, क्योंकि कोचिंग वगैरह कभी टेस्ट बाहर से डाल दिए, बुक के क्वेश्चंस डाल दिए जो एनसीईआरटी से नहीं होते थे, तो एनसीईआरटी की उतनी प्रैक्टिस हो नहीं पाती थी। पर बायो हैक से ये प्रैक्टिस जरूर हो जाती थी कि एनसीईआरटी क्लियर है फिर। तो शिकन, एक चैप्टर को रिवाइज करने में कितना टाइम लगता था बायो हैक से? सर नॉर्मली वैसे मैं स्लो रीडर हूँ, तो अगर मैं बायो पढ़ने लगूँ तो मेरे को 3-4 घंटे तो लग ही जाते थे। पर अगर मैं बायो हैक से करूँ तो वो सारा चैप्टर अच्छी तरह से घंटे में ही रिवाइज हो जाता था। इससे मैं ये कहूँगा कि ये नहीं कि कुछ लोग कहेंगे कि बायो हैक में तो लिमिटेड क्वेश्चंस ही हैं, उससे बाहर से भी आ सकता है। बायो हैक से आपको ये पता लग जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चंस तो आप खुद भी फ्रेम कर ही सकते हो, पर वो आपको कैसे फ्रेम करने हैं वही तभी पता लगेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। जो बने हुए क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस करोगे, फिर ही वो चीज़ क्लियर होएगी। सीधा अपने क्वेश्चंस बनाने लग जाओगे तो वो कुछ गलत होंगे, किसी का कोई मतलब नहीं होएगा, तो उसका कोई फायदा नहीं रहता। बिल्कुल सही बात है शिकन की। जो बायो हैक में जो अगर मैं बोलूँ एक्स फैक्टर क्या है, कि उसमें यही है कि मैंने नीट निकाला और मुझे आइडिया लग गया था नीट के एंड तक कि भाई ये आता है, और मैंने उसी तरीके से बायो को फ्रेम किया। कई बार जो बच्चे, मैं बोलता भी हूँ कि भाई तुम बायो हैक बना लो, तो उनकी जब मैं बायो हैक देखता हूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं जो आने के चांसेस ही नहीं है, कुछ तो भी वो बना देते हैं, हम्म। है ना। उनको वो नहीं पता होता कि भाई ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा पूछा जाएगा, ये यार तो पीवाईक्यू में भी आई हुई है, तो वो चीज एक जो बना हुआ मटेरियल है वो एक बायो के थ्रू मिल जाता है। तो शिकन, तुमने कैम हैक भी यूज करी थी? ये सर केम हैक में ऑर्गेनिक यूज की थी, वो भी इसी मतलब से की थी कि एनसीईआरटी उससे पूरी क्लियर हो जाती है। ऑर्गेनिक के लिए मैंने अपने कोचिंग को फॉलो किया है थरोली, क्योंकि वो ऑर्गेनिक के अच्छी तरह से प्रैक्टिस करा देते। लाइक जो एनसीईआरटी में रिएक्शंस दिए हैं, मैं ये कहूँगा जैसे आप नीट के 2022 में एक शायद 23 में क्वेश्चन आया था, वो रिएक्शन तो एनसीईआरटी में है पर उसकी थोड़ी सी डिटेल पूछी हुई थी। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जो रिएक्शंस एनसीईआरटी में है उसकी थोड़ी बहुत डिटेल कर लो। जो रिएक्शन एनसीईआरटी में है ही नहीं वो रिएक्शन करने का तो कोई फायदा नहीं है। पर जो एनसीईआरटी में ऑलरेडी रिएक्शंस है उसकी थोड़ी बहुत आपको पॉइंट ज्यादा पता लगेंगे, तो क्वेश्चन सॉल्विंग भी इजी हो जाती है। तो उस चीज के लिए आप कोचिंग को बिल्कुल भी इग्नोर मत करो कि मैंने कोचिंग करनी ही नहीं है, मैं तो सिर्फ एनसीईआरटी ही, थोड़ा बहुत तो चलता है। तो शिकन, क्या तुम अपने जूनियर को सजेस्ट करोगे बायो हैक कैम हैक? यस, बायो हैक और कैम हैक मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल रही। अगर आप सही तरीके से यूज करोगे तो आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। बुक आपने, जैसे मेरे को लगता है आपने वीडियो भी बनाई है कि उसको किस तरह से प्रॉपरली यूज करना है, तो उसको जाके देखो और आपको समझ आ जाएगा कि कैसे यूज करनी है। तो उस तरह से यूज कर लो तो डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगी। तो शिकन, तुम्हें क्या लगता है बायो कैम हैक का यूज करने का बेस्ट टाइम क्या है? सर मैं कहूँगा कि बेस्ट टाइम तो है कि लाइक 11th के मिड में, जब आप 12th को अप्रोच कर रहे हो,
अगर इमिजिएटली जैसे आप 11th में आए हो और इमिजिएटली बायो हैक और केम हैक उठा ले तो उसका कोई फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि आपको ये नहीं समझ आएगा कि उसको यूज कैसे करना है। और एनसीईआरटी आपको अभी पता ही नहीं होती। जब जैसे जैसे आपका कोचिंग कराएगा आपको समझ आएगा कि क्या चीज करनी चाहिए, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना चाहिए, क्या चीज छोड़नी चाहिए, तब अगर बायो हैक और केम हैक उठाओगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। बिल्कुल सही बात है शिकिन, मैं भी यही बोलता हूँ कि 11th के एकदम दिन की पहला दिन आया और फिर भैया बायो एक ले लेते हैं क्या, तो अभी क्या होगा कि वो सेंस नहीं बनाएगा वो चीज़, क्योंकि हमें पहले एनसीईआरटी को अंडरस्टैंड करना है, समझना है और इवन थोड़ा याद करना है, उसके बाद बायो एक पे शिफ्ट होना है फॉर रिवीजन पर्पसेस, नॉट फॉर जस्ट कि भाई बस बायो एक ही सब कुछ हो जाए। तो वो एक मोस्टली तो एंड टाइम पे ही काम आता है, बट हाँ अगर 11th से अपन हर एक चैप्टर के लिए जब कंप्लीट हुआ करते गए तो जो टर्म टेस्ट हो गए या ऐसे टेस्ट होते हैं इसमें बड़ा सिलेबस आता है, तब वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाती है किताब। इसमें मैं ये भी ऐड हाँ। करना चाहूंगा कि जैसे हाँ। जेई मेंस मैंने दिया था, तो वो भी मेरे को लगता है कि लोगों को देना चाहिए, कि लाइक उसमें फेमिलियरिटी हो जाती है कि इन्वायरमेंट कैसा रहता है, कि क्या चेकिंग होती है। क्योंकि काफी लोग नर्वस हो जाते हैं कि ये चेकिंग कर रहे हैं कि पॉकेट्स नहीं होनी चाहिए, पेन वगैरह नहीं लेना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात। इसमें ये भी ऐड करना चाहूंगा, आप लोगों को रास्ता अपने आप चूज करना चाहिए। आप लाइक पढ़ के तो देखो, रास्ता तो अपने आप मिल जाएगा। कि ब्लाइंडली किसी की एडवाइस फॉलो मत करो। लाइक मैं जैसे अपने आप नाइट आउल था, मैं मेरे से सुबह जल्दी नहीं उठा जाता। तो आपसे अगर नहीं उठा जा रहा तो फोर्स मत करो कि मैंने 6 बजे उठना ही है। अगर रात को ज्यादा पढ़ा जाता है तो रात को पढ़ो, अपना रास्ता अपने आप बनाओ। कोई किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो कि वो अगर ऐसे कर रहा है तो ऐसे ही करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो शिकिन ये बताओ कि जैसे तुम एक दिन में कितने घंटे पढ़ते थे? से एक दिन में 5 घंटे तो कोचिंग हो जाती थी, उसके बाद 5-6 घंटे सेल्फ स्टडी को देता था। हम्म। बीच बीच में ब्रेक्स लेता रहता था, जैसे 1 घंटा पढ़ लिया, एक शिफ्ट लगा ली। उसके बाद कभी एक गेम चेस की लगा ली, थोड़ा बहुत बाहर बैडमिंटन खेल लिया। इससे माइंड भी फ्रेश रहता है और वैसे भी बॉडी बनी रहती है। इसमें ये नहीं होता कि थोड़ा हिलो डुलो ना, तो फिर माइंड बहुत डॉर्मेंट स्टेट में चला जाता है और एक्टिवली रिकॉल नहीं हो पाता और एक्टिवली मेमोराइजेशन भी नहीं हो पाती। तो उसका बहुत नुकसान रहता है अगर आप एक ही जगह पे बैठे रहो, कमरे से निकलो ही ना। ये नहीं कहता कि अगर बैडमिंटन खेलने जाओ तो घंटा 2 घंटे खेलते रहो। लाइक 15 मिनट की रिलैक्सेशन पर जरूरी है, ब्रेक्स पर इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि स्टडीज पे पूरी ब्रेक ही लग जाए। जैसे हफ्ता है, हफ्ते में अगर आपको किसी दिन नहीं मन करता कि अभी नहीं पढ़ा जा रहा, तो जैसे एक संडे है, संडे को 1-2 घंटे ना पढ़ो, लाइक ब्रेक ले लो। पर वो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि हफ्ता पढ़ा, फिर हफ्ते की ब्रेक आ गई, फिर हफ्ता पढ़ लिया। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है कि कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो तो हर रोज पढ़ते रहो। ये नहीं कि बीच में कभी बहुत बड़ा ब्रेक डाल दिया, फिर वो जब ब्रेक हो जाता है तो रिकॉल नहीं कर पाता कि कहाँ से शुरू करूं, अभी बैकलॉग इतना रह जाता है, टेंशन बिल्डअप ही होती है उससे। बिल्कुल शिकिन। तो शिकिन एक आखिरी मैसेज क्या तुम देना चाहोगे जो तुम्हें लगता है कि एक तुम्हारा एक्स फैक्टर रहा प्रिपरेशन में, जो तुम्हें 720 दिलाया जिसने बाकी लोगों को नहीं दिला पाया? इससे मैं यही कहूंगा कि कंसिस्टेंसी रही है मेरी हमेशा पढ़ाई में थ्रू आउट द 2 इयर्स। आपको ये नहीं कि 2 साल से ज्यादा टाइम चाहिए, 2 इयर्स आर मोर देन इनफ। नेवर अर्ली नेवर लेट। ये नहीं कि 2 महीने में आप निकाल दोगे, 3 महीने में बहुत ज्यादा पढ़ लूंगा एंड में तो एंड में निकल जाएगा, ये नहीं होता। और ये भी जरूरी नहीं है कि 2 साल से ज्यादा, 2 साल आर मोर देन इनफ। अगर आप 3 साल लगा रहे हो तो एंड में जाते जाते आप बहुत इतनी थकान हो जाएगी कि आप कुछ कर नहीं पाओगे। 2 इयर्स आर मोर देन इनफ, बहुत सही टाइम है इस एग्जाम की प्रेपरेशन के लिए। और इन 2 इयर्स में आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए। ब्रेक्स वगैरह जहाँ पे इंपॉर्टेंट है वहाँ पे लेते रहो। ये नहीं कि ब्रेक्स लेनी ही नहीं, मैं तो सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है। अगर ना पढ़ा जाए तो डिप्रेशन हो जाए कि पढ़ा नहीं किया। उसको एज अ डिप्रेशन मत लो, बट एज अ प्लस पॉइंट लो कि कोई बात नहीं, ब्रेक हो जाएगी और अगली बार मैं और बेटर पढ़ाई कर पाऊंगा और बेटर रिकॉल कर पाऊंगा। तो यही थी पूरी शिकिन की कहानी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। ऐसे ही और भी पॉडकास्ट आते रहेंगे बच्चों के साथ। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट। लगे रहो साथ। तुम भी बाय बाय बोल दो। थैंक यू एवरीवन। ठीक।